जब भी हम झुककर बैठते हैं तो अक्सर हमें कोई ना कोई टोक ही देता है, सीधे बैठो। और कुछ देर सीधे अलर्ट बैठने के बाद फिर वही आलस, फिर वही कुबड़। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही पोस्चर यदि हम रखते हैं तो उससे हमें बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, खास तौर पे रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल हेल्थ की बात करें तो। आज हेलो डॉक्टर में हम फोकस कर रहे हैं कि स्पाइनल इंजरीज से कैसे बच सकते हैं और क्या रहेगा उपचार। इस विषय पर बातचीत के लिए स्वागत कीजिए डॉक्टर भावुक गर्ग का। नमस्कार। प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स, एम्स नई दिल्ली से। और स्वागत कीजिए डॉक्टर तरुण सूरी का। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप है सीनियर कंसल्टेंट, हेड स्पाइन सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक्स, अमृता हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर तरुण, जब कोई कहता है सीधे बैठो, कभी कभी तो हमारे कैमरा पर्सन हमें भी कह देते हैं, कुछ देर अलर्ट हो जाते हैं हम। क्या फ़ायदा है सही पोस्चर का? सर, हमारी बॉडी जो है वो सिटिंग के लिए बनी नहीं थी नेचुरली। हमारे प्रोफेशन की वजह से हमें सिटिंग पोजीशन में बैठना पड़ता है। इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि हमारी जो कमर की डिस्क्स हैं उस पर कांस्टेंट प्रेशर पड़ने की वजह से उनकी सर्कुलेशन ख़राब होती है, जिसकी वजह से डीजनरेशन जल्दी होती है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली लंबे समय के लिए सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं तो आपको डिस्क ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लंबी सेटिंग्स अवॉइड करें, बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेक्स दें अपनी सिटिंग के अंदर, ताकि डिस्क की सर्कुलेशन मेंटेन रहे। जी डॉक्टर, अभी का जैसा हमारा लाइफस्टाइल है कि डेस्क वर्क रहता है, लेट नाइट्स रहती हैं शिफ्ट्स, तो ऐसे में ये जो बदलता हुआ लाइफस्टाइल है, क्या ये नया एपिडेमिक है स्पाइन हेल्थ के लिए? देखिए, काम तो हम लोग शुरू से ही करते आए हैं, बट अभी ऑब्वियसली कंप्यूटर्स वगैरह की वजह से हमारा डेस्कटॉप वगैरह वर्क बढ़ गया है काफ़ी, तो उसकी वजह से स्पाइन की प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई हैं। थोड़ा अवेयरनेस भी बढ़ी है, उसने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस कर लें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सिटिंग थोड़ा सा कम करें तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हम फ्रीक्वेंटली बोलते हैं कि 55 मिनट्स एन आवर का रूल फॉलो करिए, कि अगर 1 घंटे आप बैठे हुए हैं तो 5 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं। अगर आप खड़े होकर काम करते हैं तो फिर आप 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। तो ये फ्रीक्वेंट पोस्चर चेंज जो है वो आपकी बॉडी के लिए, आपको लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी जी। तो जैसा डॉक्टर भावुक ने कहा, 55 मिनट रूल, कोशिश करिए कि आप कुछ समय बाद ब्रेक जरूर लें। तो डॉक्टर साहब, अलग अलग एज ग्रुप के लिए जाना चाहूँगा। बुजुर्गों से शुरू करता हूँ। अगर कोई 65-70 साल उससे ऊपर का सीनियर सिटीजन है, समय के साथ भी तो स्पाइन के जो जॉइंट्स हैं वो कमज़ोर पड़ते हैं, वो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लें? सर, जैसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, हर एज की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस अलग हैं। बड़ी उम्र में हमारी डिस्क की प्रॉब्लम जो है, उसके साथ साथ डीजनरेशन, जो उम्र के साथ साथ जॉइंट्स खराब होते हैं, उनका भी स्वाभाविक रूप से एक एलिमेंट होता है जो पेन को कंट्रीब्यूट करता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बोन और मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना, जिसके लिए वो नेचुरल सप्लीमेंट्स लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, बिकॉज ना एक्सरसाइज करने से भी मसल्स और बोन्स वीक होती हैं। साथ ही साथ अगर वो एक्सरसाइज और मोबिलिटी अपनी नहीं रखते हैं तो जॉइंट्स हमारे स्टिफ हो जाते हैं। सो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक रेगुलर मोबिलिटी और अपनी बोन्स और मसल्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखें। जी। और अगर बच्चों की बात की जाए तो मैम, बच्चों में एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन हम लोग आजकल देख रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले हम लोग पढ़ते थे और देखते थे कि डिस्क की प्रॉब्लम या कमर की प्रॉब्लम लगभग 35-40 के बाद शुरू होती थी। पर मैं आजकल अपनी ओपीडी में देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे 20 साल से कम उम्र में डिस्क की प्रॉब्लम और कमर और गर्दन दर्द लेके आते हैं। उसका बहुत कॉमन रीज़न है कि आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा फोकस सिर्फ सिटिंग और पढ़ाई के ऊपर है। फिजिकल एक्टिविटीज़ और दूसरे प्रकार की एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चे बाहर खेलते हैं या खड़े रहते हैं, बहुत कम हो गया है। सो बच्चों में भी आजकल ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन जी। तो डिजिटल युग में बहुत ज़रूरी है कि घर परिवार समझे कि स्क्रीन को छोड़ के आप मैदान में जाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें। तो डॉक्टर भावुक, जैसे रीढ़ की हड्डी में तो 33 हड्डियाँ हैं, अब अगर कहीं हड्डी में प्रॉब्लम आ गई या डिस्क में प्रॉब्लम आ गई तो उपचार अभी क्या है? क्या दवाओं से ठीक होता है? सर्जरी कब आप एडवाइस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि जैसे हमने बताया कि पोस्चरल बैक पेन या जो बैड पोस्चर की वजह से बैक पेन होता है वो बहुत कॉमन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि वो बैक पेन जो है वो कब सीरियस है, उसको हम कब सीरियस लें। तो इसके लिए हम रेड फ्लैग्स साइंस बोलते हैं। तो अगर कोई भी बैक पेन 4 हफ्ते से ज़्यादा है, अगर जैसे कि बच्चों में बैक पेन यूजुअली कॉमन नहीं होता, कि बच्चों में 18 साल से कम में बैक पेन है या 60 साल के बाद बैक पेन है, फीवर है, पैरों में कमज़ोरी आ गई है, या फिर जो है आप कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, या कैंसर की हिस्ट्री है फैमिली में, या आपको भी कोई हिस्ट्री रही है पहले, तो ये सब चीज़ें जो है अगर ऐसा कुछ है तो फ़ौरन रेड फ्लैग है और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके फिर आपको जो है इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। देन अगर जैसे मैंने बताया, अगर सिंपल पोस्चरल बैक पेन है तो उसको यूजुअली हम लोग जो है एक्सरसाइजेज से और फिजियोथेरेपी से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो 90% जो केसेस हैं बैक पेन के वो एक्सरसाइजेज से और फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं।
कुछ और मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि हमारे पास, जैसे कि हम कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं स्पाइन में, तो उससे भी बाकी के 5-10% में से 5 से 6% हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सर्जरी की ज़रूरत सिर्फ 4 या 5% केसेस में पड़ती है, ज़्यादा में नहीं पड़ती। जी, यहाँ पर हम अभी बैक पेन की बात कर रहे हैं डॉक्टर, तो जनरली फीमेल्स को ये इशू ज़्यादा रहता है और ख़ासकर आफ्टर डिलीवरी उनको बैक पेन की बहुत शिकायत रहती है। तो क्या रीज़न है कि क्या डिलीवरी के टाइम पे कुछ वो इशू आ जाता है जिसकी वजह से बैक पेन बढ़ती है, और इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं और बाद में क्या करें? मैम, ये आपने एक बहुत कॉमन हमारी ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं वो हमसे पूछते हैं कि मुझे डिलीवरी के बाद सिजेरियन के लिए एपिड्यूरल लगा या इंजेक्शन लगा, उसके वजह से दर्द हो गया। तो ये बहुत एक गलत धारणा है। प्रेगनेंसी के बाद बैक पेन होने के बहुत सारे और कारण हैं। प्रेगनेंसी इटसेल्फ अपने आप में बॉडी में एक एक्स्ट्रा लोड डालती है, जिसके लिए बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, कैल्शियम, विटामिन डी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, जो कभी कभार पूरी नहीं हो पाती। उसके अलावा प्रेगनेंसी में वेट बढ़ने की वजह से पेट पे और कमर की मसल्स पे जोर पड़ने की वजह से उन मसल्स की थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है। उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद जब मदर बेबी को फीड करवाती है, अगेन न्यूट्रिशनल डिमांड्स कंटिन्यू, एंड बच्चे को फीड कराने के लिए पॉस्चर्स भी बहुत गलत इस्तेमाल होते हैं। सो ये कॉमन कारण है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कमर दर्द के लिए। जी, लेकिन गर्भावस्था में जो एपिड्यूरल इंजेक्शन की बात की, क्योंकि वो स्पाइन पे नीचे लगता है यहाँ पे, उसका कोई लेना देना नहीं है बैक पेन से? यूजुअली नहीं है उसका लेना, वो लिंक कर देते हैं उसको उस एपिसोड से, बट उसका बेसिक कॉज तो बैड पॉस्चर और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं वो वही होता है। पर जैसे आपने कहा कुछ केसेस में हम इंजेक्शंस देते हैं, तो डॉक्टर साहब एक घबराहट रहती है कि अगर मैंने कहीं इंजेक्शन लगवा ली, सुई लगवा ली, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बेड रिडन हो जाऊं, चल ही ना पाऊं, कुछ दिन जा ही ना पाऊं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, और ये बहुत ही सेफ होते हैं। अगर आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से लगवा रहे हैं तो वो जानता है कि वो किस तरह के इंजेक्शंस लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, और वो बहुत सेफ है। ओके, आजकल डॉक्टर काफ़ी तरीके की बेल्ट्स आती हैं जिससे पॉस्चर करेक्ट करने के लिए पहना जाता है, या बैक पर होती है या पूरी बैक पर होती है, तो ये कितनी इफ़ेक्टिव है और आप क्या ये एडवाइस करते हैं? मैम, बहुत कॉमनली पेशेंट्स आके हमें पूछते हैं कि ऐसी डिवाइसेस हैं, बेल्ट्स हैं, सेंसर्स भी हैं जो बैक पे लगा के सोशल मीडिया में सर्कुलेट होते हैं, जिससे आप पॉस्चर इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि हमारे लिए बेस्ट बेल्ट और बेस्ट सेंसर हमारा ब्रेन है। अच्छा। आप इसको ट्रेन करिए ताकि आपको कांस्टेंट मेमोरी बन जाए कि आपको सही पॉस्चर में बैठना है। आप एक्सटर्नल चीज़ों पे, ब्रेसेस पे रिलाई मत करिए। ब्रेसेस का एक दुष्प्रभाव भी होता है। अगर आप ब्रेस लगाएंगे तो आपकी बैक मसल्स यूज नहीं हो पाएंगी। सो लॉन्ग टर्म ब्रेस वेयर से आपकी कॉन्ट्ररी में मसल्स वीक भी होती हैं। सो आपको ब्रेन को ट्रेन करना है, वो आपका बेस्ट सेंसर है। देखिए, आपने ब्रेन का जिक्र किया डॉक्टर साहब, जब हम लोग स्कूल में आता था नर्वस सिस्टम, तो हम ब्रेन तो बड़ी जल्दी लिखते थे, नर्वस सिस्टम भी लिखते थे, नर्व्स, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड भूल जाते थे। स्पाइनल कॉर्ड भी नर्वस सिस्टम में आता है। अब डॉक्टर भावुक भी ऑर्थोपेडिशियन है और डॉक्टर तरुण भी, तो स्पाइनल कॉर्ड को कैसे समझें, क्योंकि उसमें नर्व्स भी हैं, हड्डियां भी हैं? देखिए, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। अच्छा। तो यूजुअली जैसे आपने बताया 33 हड्डियाँ होती हैं, तो यूजुअली एक लेवल पे आके स्पाइनल कॉर्ड्स खत्म हो जाती हैं और उसके नीचे से सिर्फ नर्व्स निकलती हैं। तो अगर इंजरी उन नर्व्स लेवल्स के ऊपर होती है तो फिर उसके सीरियसनेस काफ़ी बढ़ जाती है। अगर उसके नीचे होती है तो यूजुअली नर्व्स को इंजरी होती है, नर्व्स वो उस पर्टिकुलर नर्व को इफेक्ट करेगी। बट अगर वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल को इफेक्ट करती है, यूजुअली जो कि हमारी ऊपर वाली कमर में स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो बहुत डेंजरस होती है। तो जो 33 हड्डियां हैं उसकी ऊपर की हड्डियों तक स्पाइनल कॉर्ड है। हम लोग जो डॉर्सल स्पाइन में 12 नंबर की हड्डी है, उस 12 नंबर से और पहली नंबर की जो 1 होती है उसके बीच में वो स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है और वहां से सिर्फ नर्व्स निकलती हैं। तो उसके ऊपर अगर इंजरी होती है तो उसके इफेक्ट्स ज्यादा सीरियस होते हैं। पर स्पाइनल इंजरीज की बात करें, एक तो जहां हमें समझ में आता है कि अगर मैं एकाएक अपने वजन से ज्यादा उठाऊं तो भी मेरी कमर पे असर पड़ेगा। अक्सर इंजरीज के कारण क्या रहते हैं स्पाइन में? सर, स्पाइनल इंजरीज का सबसे कॉमन कारण तो एक्सीडेंट्स हैं। अगर आप एक एक्सीडेंट में हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड दबने की वजह से बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाते हैं, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और इकोनॉमिकली भी फैमिली को अफेक्ट करता है। तो सबसे कॉमन कारण एक्सीडेंट्स हैं। उसके अलावा आपने जो बताया डोमेस्टिक एंड वर्क प्लेस इंजरीज़ हैं, जिसमें अगर आपकी मसल्स वीक हैं, आपका पॉस्चर ख़राब है और आप गलत तरीके से झुकते हैं, वजन को उठाते हैं, उसकी वजह से डिस्क निकलने की वजह से आपकी नर्व्स दब जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं मसल्स वीक हैं, ये आप कोर मसल्स कह रहे हैं कि स्पाइन की भी कुछ मसल्स हैं? हमारी स्पाइन की एक अलाइनमेंट और हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमारी बैक, पैरास्पाइनल मसल्स और कोर मसल्स, इन दोनों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये दोनों तरफ से एक स्पाइन को कुशन या सपोर्ट देती हैं, जो डिस्क को अपनी जगह पे मेंटेन करके रखती हैं। ओके। अक्सर हम जब लोग बैठते हैं तो एक कुशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी हमने भी कुशन लगाया हुआ है। तो डॉक्टर, ऐसी कौन सी आदतें, एक तो पहली बात ये समझना चाहेंगे कि कुशन लगाना किस तरीके से है,
और दूसरी बात कि ऐसी कौन सी डेली लाइफ में आदतें हमें अपनानी चाहिए, वो गुड हैबिट्स जो हमारे पॉस्चर को ठीक रखें और स्पाइन हेल्थ को अच्छा रखें? देखिए, पॉस्चर मेंटेन करने का एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपकी राइट पॉस्चर क्या होनी चाहिए। हम हर एक को ब्लैंकेट नहीं दे सकते कि हर एक की पॉस्चर ही होनी चाहिए। एक सिंपल सा रूल है, आप शोल्डर्स को फर्स्ट अप करिए एंड देन उसको उसी पॉस्चर में बैकवर्ड ले जाइए। Okay. नाउ जो आपकी बैक की कंडीशन है वो आपकी आइडियल पॉस्चर होनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो आप इसको जो भी आप चेयर पे बैठते हैं या जिस पे भी आप बैठते हैं वो आइडियली उस पर आपकी पॉस्चर ऐसे रहनी चाहिए। अगर नहीं है उसके अंदर, टेबल के अंदर इनबिल्ट नहीं है, तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंगली एक जो है आपको कुशन का यूज़ करना चाहिए। अगर आप चेयर पे बैठते हैं तो नॉर्मली आपकी चेयर जो है वो इतनी ऊंची होनी चाहिए कि आपके फीट जो है वो बिल्कुल ग्राउंड को टच करें पूरे की तरह, ना तो ऊपर उठे ना नीचे, जो है आपके घुटने 90 डिग्री से ज़्यादा ना मुड़े। आपके प्रॉपर हैंड रेस्ट होना चाहिए। आपकी रिस्ट आपकी टेबल पे होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपके आइज़ जो है इतने डिस्टेंस पे हो कि वो उसकी जो स्क्रीन की अपर बॉर्डर है वो आपकी आइज़ के लेवल पर हो। डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि वो आपकी आइज़ के ऊपर एक अराउंड 30 डिग्री का एंगल बनाए। और आप जो है वो सिर्फ अपनी फिंगर्स को मूव करके कीबैड पे उस पर काम करें। वजन उठाना, जैसे आपने बताया कि वजन उठाते हैं तो जितना बॉडी के क्लोज रखेंगे उतना अच्छा है। कार से बाहर निकलना है तो पहले फीट को बाहर लेके जाएंगे फिर बॉडी को लेकर जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको बैठना है तो पहले बॉडी को लेकर उठाएंगे फिर पैरों को अंदर लेके जाएंगे। अगर सामान ज्यादा उठाना है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए। आस्क फॉर हेल्प। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। किचन में ज्यादा खड़े रहते हैं तो एक छोटा सा आप एक स्टूल यूज कर सकते हैं, उस पर आप ऑल्टरनेट करते रहिए। तो ये सब ट्रिक्स हैं जो आपको डेली। एक और हैबिट होती है, किसी की आदत होती है पानी बहुत ज़्यादा पीता है, किसी की आदत होती है कि वो पानी बहुत कम पीता है। तो डॉक्टर, हाइड्रेशन का क्या असर होता है हमारी स्पाइनल हेल्थ पर? मैम, हाइड्रेशन बॉडी की सारी मसल्स को अफेक्ट करती है और इसमें फिर हमारी जो स्पाइन की मसल्स हैं और डिस्क, दोनों को हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो एडिक्वेटली हाइड्रेट रहना मसल्स और डिस्क के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाइड्रेशन कम होने से स्पाजम्स और इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा है। जी, अंग्रेजी का जो शब्द है ना हंच, इसके दो मीनिंग है। एक तो है कि आप ऐसे झुक के बैठें, कुबड़ निकालना। दूसरा हंच का मतलब है अनुमान। तो ये जो आपने आदतें बताई, चाहे पानी पीने की हो या फिर छोटी छोटी बातें जो आपने बताई डॉक्टर भावुक, आपका अनुमान क्या है? जनता फॉलो क्यों नहीं, हम लोग फॉलो क्यों नहीं करते? ये हमें ऐसे आलस में बैठने में अच्छा क्यों लगता है? इसके तो फिलोसॉफिकल और दोनों आंसर हो सकते हैं। जो हमें इजी लगता है हम वो करते हैं जब तक कि हमें उस इंजरी का नहीं होता है। बाकी की दुर्योधनास प्रेडिकामेंट भी है कि दुर्योधन को भी पता था कि ये फाइट सब गलत है, लेकिन फिर भी उसने फाइट की। तो हमें सब कुछ पता है, हम वी नो एवरीथिंग बट वी जस्ट डोंट वांट टू फॉलो इट। सो ये चीजें। तो जब आपने कहा ऐसे करके यह करें, तो बेसिकली यू शुड फील लिटिल प्रेशर हेयर, तब ऐसे आप प्रेशर नहीं, आपको पॉस्चर पर पता चलेगा कि आपकी करेक्ट पॉस्चर क्या होनी चाहिए। शुरू में आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपको उसकी आदत नहीं है। लेकिन सर्जरी की बात करना चाहूंगा, क्या ब्रेक थ्रूज आई हैं? हम 2026 में हैं, खुदा न खास्ता अगर बात वहां तक पहुंची कि मरीज को ऑपरेट करना पड़ेगा, तो क्या ब्रेक थ्रूज हैं साइंस की? सर, अमंग स्पाइन सर्जरी जो ब्रेक थ्रूज लास्ट 10 साल में हमारे देश में अब आ गई हैं, उसमें से मैं 2-3 पे स्ट्रेस देना चाहूँगा। आजकल के समय में छोटे चीरे वाली सर्जरी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या एंडोस्कोपिक सर्जरी बहुत कॉमनली होने लग गई है। इसकी वजह से मसल डैमेज, ब्लड लॉस और पेन बहुत कम होता है, रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। पहला ब्रेक थ्रू ये है सर। दूसरा, उसके अलावा हमारे एनेस्थीसिया टेक्निक्स बहुत अच्छी हो गई हैं, जिसको हम लोग इरास प्रोटोकॉल्स या अर्ली रिकवरी आफ्टर स्पाइनल सर्जरी बोलते हैं। स्पाइन सर्जरी के बाद पेशेंट की रिकवरी और पेन जल्दी अच्छे से ठीक हो सके, उसके लिए स्पेशल तरीके के ब्लॉक्स दिए जाते हैं। और तीसरा, स्पाइन सर्जरी की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक जिसको हम न्यूरो मॉनिटरिंग बोलते हैं, वो बहुत कॉमनली यूज़ होती है। आजकल के समय में स्पाइन की कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हो, जैसे हम लोग काइफोसिस, स्कोलियोसिस, स्पाइन डिफॉर्मिटी सर्जरीज या ट्यूमर सर्जरीज करते हैं, उसमें पैरालिसिस का रिस्क पहले के समय में बहुत ज़्यादा होता था। इस टेक्निक के द्वारा हम लोग सर्जरी के दौरान ही पैरालिसिस होने के चांसेस को पकड़ पाते हैं और कोई भी करेक्टिव स्टेप उसी समय ले लेते हैं। ये तो बधाई के पात्र हैं रिसर्चर्स, डॉक्टर्स। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा और बताइए, न्यूरो मॉनिटरिंग ये किस तरह से वरदान है? न्यूरो मॉनिटरिंग में जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जब हम ऑब्वियसली हम स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल के अंदर होती हैं, तो जब हम स्पाइन को सर्जरी करते हैं तो नर्व्स को, उनको डैमेज होने का रिस्क रहता है। तो हम इन नर्व्स को मॉनिटर कर पाते हैं उस स्पेशल मशीन की तरह से। और अगर कोई भी मशीन नर्व्स पे कुछ भी डैमेज होने वाला है तो वो मशीन हमें बता देती है कि नर्व्स पे प्रेशर आ रहा है। हम रुक जाएंगे, फिर तो हम रुक जाएंगे और जो स्टेप हमने किया होता है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। यानी जो चीज पहले आपको शायद 2-4 दिन, हफ्ते बाद पता लगती या सर्जरी के बाद पता चलती, वो हम ड्यूरिंग सर्जरी हमें पता चल जाती है। जब किसी का, जैसे अभी सर्जरीज होती हैं जो आज के टाइम में, आपने अगर किसी की सर्जरी की है तो उस सर्जरी के बाद उसको किस तरीके की प्रिकॉशंस आप एडवाइस करते हैं? और क्या वापस से कोई पेन ट्रिगर कर सकती है अगर कुछ गलत पॉस्चर हो गया या कुछ
देखिए, स्पाइन सर्जरी के बाद जो रिकवरी रहती है आजकल के समय पे बहुत फास्ट है। पेशेंट्स की बहुत कॉमन एक क्वेरी होती है कि सर स्पाइन सर्जरी के बाद मैं बेड रिडन तो नहीं हो जाऊंगा। आजकल आज से 10 साल पहले स्पाइन सर्जरी के बाद पेशेंट को 2-3 महीने के लिए बिस्तर में लिटा दिया जाता था। आजकल के समय में सर्जिकल टेक्निक्स, इम्प्लांट्स, इंस्ट्रूमेंटेशंस इतनी अच्छी हो गई हैं कि आप पेशेंट को पहले या दूसरे दिन सर्जरी के बाद चला देते हैं। तो सर्जरी के बाद वर्चुअली कुछ ही रिस्ट्रिक्शंस वो भी कुछ हफ्ते के लिए रह जाती हैं, जैसे बहुत भारी सामान ना उठाएं या आगे झुकने के काम कम करें। वर्चुअली ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो अपनी बाकी दिनचर्या का काम इंक्लूडिंग लाइट वर्क और ऑफिस जाना सर्जरी के कुछ दिनों या कुछ हफ्ते के बाद ही कर लेते हैं। तो जो ऑप्शन 2 बताए थे डॉक्टर साहब ने, जैसे चीरे दे के मिनिमली इन्वेसिव या फिर एंडोस्कोपी, इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है? आजकल अगेन एनेस्थीसिया टेक्निक्स बहुत एडवांस हो गई हैं। इनफैक्ट हम लोग जो है आजकल अवेक स्पाइन सर्जरीज भी कर रहे हैं, जिसमें कि पेशेंट अवेक रहता है, जागा रहता है और हम सर्जरीज कर पाते हैं। इनफैक्ट उसी का एक जो अनदर एक्सटेंशन आप कह लीजिए कि अब एक एम्बुलेटरी सर्जरीज हैं कि पेशेंट सुबह आता है, स्पाइन सर्जरी कराता है, शाम को घर जा सकता है। बट अगेन ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट्स में हमें फिटनेस देखनी होती है, वो एनेस्थीसिया के हिसाब से कितना कंपैटिबल है। पर यूजली ये सब चीज़ें हम आजकल कर रहे हैं। अगर कोई 75-80 साल का है जो हम कहते हैं डीजेनरेटिव, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वो भी पात्र बन सकते हैं सर्जरी के? वो भी पात्र बन सकते हैं। एम्बुलेटरी सर्जरी के लिए शायद पात्र नहीं बनेंगे। एम्बुलेटरी क्या मतलब हो डॉक्टर साहब? एम्बुलेटरी मतलब सुबह आए, सर्जरी कराई, शाम को घर चले गए। तो उसमें एल्डरली एज ग्रुप में यूजुअली और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके हिसाब से हमें मॉनिटर करना पड़ता है। स्पाइन सर्जरी के हिसाब से जरूरत नहीं होती, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए हमें उनको मॉनिटर करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर भावुक, आज दौर तकनीक का है और एआई की बहुत बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या आप अपनी ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन या सर्जरी में एआई का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आज रोबोटिक स्पाइन सर्जरी जो है वो भी एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और रोबोटिक स्पाइन सर्जरी हम आजकल बड़ी ही कॉमनली यूज़ कर रहे हैं स्पाइन के अंदर। इसके अलावा नेविगेशन वगैरह भी जो हैं वो भी एक स्पेशल तरह के एआई बेस्ड हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं। इनफैक्ट डायग्नोसिस में किस पेशेंट को बाद में आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी, किस में कितना ब्लड लॉस होने के चांसेस हैं, तो इससे भी हम जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं एआई का यूज़ करके, और हम कर रहे हैं इसको। जी डॉक्टर, बाय बर्थ क्या किसी तरीके का दिक्कत हो सकती है स्पाइन में, और फिर उसके लिए क्या उपचार रहता है? मैम, बच्चों में स्पाइन डिफॉर्मिटीज़ एक बहुत कॉमन डिजीज़ है, और बच्चों में अगर बाय बर्थ स्पाइन ठीक से नहीं बनी है, उसकी वजह से कंजेनाइटल स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ जैसे कंजेनाइटल स्कोलियोसिस या काइफोसिस एक बहुत कॉमन एक बीमारी है। सो ऐसे बच्चों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अवेयरनेस की। पेरेंट्स में और स्कूल्स में, टीचर्स में एक भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिसमें ऐसे बच्चों की अर्ली स्क्रीनिंग करके डिफॉर्मिटी को एक अर्ली स्टेज पे पकड़ा जा सकता है। काफ़ी कॉमनली ये पाया जाता है कि ऐसी डिफॉर्मिटीज़ मिस होती हैं, पेरेंट्स नोट करते हैं तो उनको एजुकेशन नहीं होती, और टीचर्स और स्कूल में ऐसे कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हमारे कंट्री में अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं। इसकी वजह से डिफॉर्मिटीज़ लेट पकड़ में आती हैं, जिसके लिए सर्जरी मोस्ट ऑफ द केसेस चाहिए होती है, और सर्जरी भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर यही बच्चे हम अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो उनमें सर्जरी अवॉइड हो सकती है, और अगर सर्जरी भी होती है तो छोटी सर्जरी से उनका तो फायदा हो जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो अल्ट्रासाउंड्स एंड ऑल अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, तो उसमें नहीं पता चलता कि प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक से डेवलप हुआ है कि नहीं, और उस टाइम पर कुछ किया जा सकता है? मैम, उस समय में काफ़ी डिफॉर्मिटी जो है अल्ट्रासाउंड पे पिक हो सकती है। पर अगर वो डिफॉर्मिटी है भी तो उस समय हम उसका कुछ कर नहीं सकते। हम ये कर सकते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में अगर हम स्पाइनल डिफॉर्मिटी पकड़ पाए हैं तो उस बच्चे को बहुत फ्रीक्वेंटली और अर्ली स्टेज से मॉनिटर कर सकें। और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटी ऐसी भी होती हैं जो अल्ट्रासाउंड में मिस होने के चांसेस भी होते हैं। सो अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल भी है तब भी एक हमारे देश को जरूरत है कि एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम डेवलप हो स्कूल्स में, जिससे ये डिफॉर्मिटीज रेगुलर बेसिस पे पकड़ी जा सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर भावुक, अगर खुदा ना खास्ता कोई हड्डी टूटती है, मान लो हाथ की, तो हम देखते हैं फ्रैक्चर करा लो ताकि अपने आप जुड़ेगी। अब अगर स्पाइन की हड्डी कहीं टूट जाए तो फिर इसमें कैसे फ्रैक्चर होता है? देखिए, स्पाइन फ्रैक्चर्स जैसे कि बताया कि एक्सीडेंट्स जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है यंग पॉपुलेशन में। एल्डरली में यूजली बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से वीक हो जाती हैं, तो इनफैक्ट सिंपल स्टैंडिंग हाइट से फॉल या बाथरूम में फॉल होने से भी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्रैक्चर, जो किस तरह का है, नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, और किस तरह का डैमेज, उसके आगे बढ़ने के प्रॉब्लम है कि नहीं है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को सर्जरी चाहिए कि वो बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकता है। जैसे हाथ में वो पट्टी जब बनती है, रखते हैं 2 महीने, ऐसा इसके इक्विवेलेंट ब्रेसेस हम यूज़ कर सकते हैं स्पाइन के लिए। प्लास्टर हम लोग नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज वो काफ़ी कम्बरसम हो जाता है और उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बट ब्रेसेस हम डेफिनेटली यूज़ करते हैं अगर ब्रेस से वो स्टेबल नहीं है। देखिए, आज की तारीख में हमारा मेन एम रहता है कि हम पेशेंट को फटाफट से मोबाइल कर दें, राइट, क्योंकि जितना जल्दी मोबाइल होगा उसके लंग्स भी इतनी जल्दी इंप्रूव करेंगे, सब कुछ इंप्रूव करेंगे। तो अगर
ब्रेसेस से पॉसिबल नहीं है तो फिर सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज जो है वो बेटर जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहिए मानव शरीर बनावट का। देखिए कितना खूबसूरत रीढ़ की हड्डी है, 33 हड्डियाँ, कि आप आगे झुक जाइए, पीछे चले जाइए, ट्विस्ट करिए, डांस करिए। चलते चलते साइंस के कौन से अनसुलझे सवाल हैं स्पाइनल हेल्थ से जुड़े जो आपको लगता है कि अब अगले दशक में नए रिसर्चर्स को फोकस करना चाहिए? आई थिंक सबसे कॉमन ज़रूरत है सर ये कारण जान पाना कि कौन से पेशेंट्स हैं जो रिस्क पे हैं डिस्क डिजनरेशन के। हम आज के समय में भी ये सवाल से जूझ रहे हैं कि क्यों कुछ पेशेंट्स को अर्ली डिस्क डिजनरेशन होती है, इनकी बीमारी 20 या 30 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, और बहुत सारे पेशेंट्स रिस्क फैक्टर होने के बावजूद भी 50-60 तक सेफ रहते हैं। सो डिस्क डिजनरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसर्च क्वेश्चन है जो एड्रेस होना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिसर्च एक एरिया है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के बाद स्पाइनल कॉर्ड की रिकवरी किस प्रकार से हो सके। सो इस फील्ड में बहुत स्टडीज की गई हैं, स्टेम सेल रिसर्च भी करी गई है, बट अभी तक हम इसके लिए बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस या कोई ऐसा उपचार नहीं निकाल पाए हैं जिससे रिकवरी, यानी आप कह रहे हो हड्डी तो जुड़ जाएगी लेकिन वो जो कॉर्ड है उसकी रिकवरी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑप्शंस या सर्जिकल ऑप्शंस नहीं निकल। डॉक्टर साहब, आने वाले समय में क्या नए ब्रेक थ्रूज हो जाएं? जैसे कि एक तो रोबोटिक सर्जरी है, वही जो है वो आगे एक्सपेंड करेगी। हम लोग देख रहे हैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज नए जो है डायमेंशंस खोल रही है, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ऑब्वियसली जो है वो मेजर हमारा है कि अगर उसका कोई ब्रेक थ्रू आ जाए फिर तो लाइफ ही और गेम ही चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए आशा करते हैं कि आने वाले समय में मेडिकल एडवांसमेंट से स्पाइन हेल्थ के नए ब्रेक थ्रूज आते रहेंगे। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर तरुण आपका, डॉक्टर भावुक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।